नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फूल वाले पौधे अपना वंश आगे कैसे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स और रेखाचित्र हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की एक एक परत खोलते हैं। और देखिए, हम फूलों को अक्सर सिर्फ खूबसूरती से या सजावट से जोड़ते हैं, लेकिन आज हम एक जासूस की तरह परागकण यानी पॉलन ग्रेन के एक छोटे से दाने का पीछा करेंगे। हम देखेंगे कि ये कहाँ पैदा होता है, कैसे एक कह सकते हैं खतरनाक यात्रा पर निकलता है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। ये किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पेश किया है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की सबसे जटिल इंजीनियरिंग का कमाल है। और ये कहानी फूल खिलने से भी बहुत पहले पौधे के अंदर जो हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, वहां से शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, पौधा एक तरह से अपनी अगली पीढ़ी की तैयारी करने लगता है। तो चलिए इस एक्शन फिल्म का पहला सीन सेट करते हैं। हमारा हीरो यानी परागकण वो पैदा कहाँ होता है, मतलब फूल के नर हिस्से से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो फूल का जो नर अंग है उसे पुमंग कहते हैं। ये कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर, ठीक है। और हर पुंकेसर के दो हिस्से होते हैं, एक लंबा पतला डंठल जिसे हम तंतु कहते हैं, हाँ। और उसके सिर पर एक छोटी सी थैली जैसी संरचना जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं। हमारा हीरो इसी परागकोश के अंदर तैयार होता है। ये जो परागकोश है ये तो एक डिब्बे जैसा लग रहा है। इसके अंदर क्या खजाना छिपा है? आपने सही समझा, ये खजाना ही है। इसके अंदर लाखों की संख्या में परागकण बनते हैं जो इस पौधे की अगली पीढ़ी का कह सकते हैं भविष्य है। लाखों में? वाह। हाँ, और अगर हम इस परागकोश को काट कर देखें तो इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं। इन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इन चेम्बर्स के अंदर भी कई परतें दिख रही हैं। क्या ये सब जरूरी है? दरअसल बाहर की जो 3 परतें हैं वो तो सिर्फ सुरक्षा का काम करती हैं, एक कवच की तरह। ओके। लेकिन सबसे अंदर वाली परत जिसे टेपिटम कहते हैं वो सबसे खास है। आप इससे विकास कर रहे परागकणों की नर्सरी समझ सकती हैं। नर्सरी? हाँ, टेपिटम की कोशिकाएं पोषक तत्वों से भरी होती हैं और यही उन नन्हे परागकणों को सारा पोषण देती हैं ताकि वे मजबूत बन सकें। ठीक है, तो इस नर्सरी में परागकण बनते कैसे हैं? क्या कोई खास प्रक्रिया है? हाँ, इसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस से गुजरती हैं। मियोसिस? ठीक है। और हर कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं। बाद में ये अलग होकर गोल परागकणों में बदल जाते हैं। तो एक कोशिका से 4 हीरो तैयार होते हैं। और हमारे स्रोत के चित्र में ये परागण बड़ा मजबूत और थोड़ा कांटेदार सा दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये उसकी बाहरी परत की वजह से है जिसे बाह्य चोल कहते हैं, और ये परत स्पोरोपोलिनिन नाम के एक पदार्थ से बनी है। स्पोरोपोलिनिन? जी। और ये शायद दुनिया का सबसे प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि परागकणों पर एक ऐसी परत होती है जो एसिड और गर्मी से भी नहीं गलती? ये तो किसी सुपर हीरो के कवच जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि करोड़ों साल पुराने परागकण भी आज हमें मिल सकते हैं जीवाश्म के रूप में। बिल्कुल, ये प्रकृति के टाइम कैप्सूल हैं। इसे कोई एंजाइम गला नहीं सकता, तेज एसिड भी नहीं। इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से जीवाश्म विज्ञानी ये पता लगा पाते हैं कि लाखों साल पहले कौन से पौधे कहाँ उगते थे। कमाल है। ये एक छोटा सा कण है, पर इसमें धरती का पूरा इतिहास छिपा हो सकता है। वाह। तो नर भाग यानी पुंकेसर ने ये मजबूत और पोषक तत्वों से भरा परागकण तैयार कर दिया है। ये तो कहानी का एक हिस्सा हुआ। अब सवाल ये है कि ये जाएगा कहाँ, इसकी मंजिल क्या है? चलिए अब फूल के मादा हिस्से को समझते हैं। सही सवाल। हर हीरो को एक मंजिल चाहिए और परागकण की मंजिल है स्त्री केसर यानी फूल का मादा भाग। स्त्री केसर? इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर एक चिपचिपा सा मंच जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। ये परागकणों के लिए लैंडिंग पैड है। लैंडिंग पैड, ठीक है। फिर एक लंबी ट्यूब जैसी वर्तिका या स्टाइल, और सबसे नीचे एक फूला हुआ हिस्सा अंडाशय या ओवरी। असली खजाना इसी अंडाशय के अंदर है। अंडाशय के अंदर यानी बीजांड या ओव्यूल। स्रोत में इसका चित्र तो काफी जटिल लग रहा है। हाँ, बीजांड अपने आप में एक दुनिया है। इसके केंद्र में पोषक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे बीजाणुकाय कहते हैं।
इसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स होते हैं और एक सिरे पर एक छोटा सा रास्ता होता है जिसे बीजांडु द्वार कहते हैं। यहीं से परागकण की एंट्री होगी। तो जैसे नर परागकण बने थे वैसे ही यहाँ मादा युग्मक मतलब अंडकोशिका बनने की भी कोई प्रक्रिया होगी? हाँ, इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु काय के अंदर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? 4 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं। क्या? सिर्फ एक ही जिंदा रहती है। 1 मिनट, 4 कोशिकाएं बनी और उनमें से 3 बेकार हो गई। ये तो प्रकृति के हिसाब से बहुत बर्बादी नहीं लगती? ऐसा क्यों होता है? ये एक शानदार सवाल है। ये बर्बादी नहीं बल्कि एक स्मार्ट निवेश है। प्रकृति उन 3 कोशिकाओं के सारे संसाधन उस एक कोशिका को दे देती है जो बचने वाली है। अच्छा। ताकि वो ज्यादा मजबूत और स्वस्थ भ्रूणकोश बना सके। यहाँ गुणवत्ता संख्या से ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, ये बात है। तो उस एक बची हुई कोशिका का क्या होता है? वही एक कोशिका विकसित होकर भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक बनाती है। और ये कोई साधारण संरचना नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया? हाँ। इसमें कुल 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। बीजांड द्वार वाले गेट पर एक अंड कोशिका मतलब रानी और उसकी 2 सहेलियां जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं इंतजार कर रही होती है। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और दूसरे छोर पर 3 और कोशिकाएं होती हैं। तो अब मंच तैयार है, हमारा सुपर हीरो परागकण तैयार है और उसकी मंजिल यानी भ्रूणकोश भी पूरी तरह तैयार है। अब वे मिलेंगे कैसे? यहाँ परागण यानी पॉलिनेशन की एंट्री होती है। बिल्कुल। परागण का मतलब है परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ये पौधे की डेटिंग सर्विस जैसा है। इसके कई तरीके हैं। एक है स्वयुग्मन, यानी उसी फूल के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं। ये सबसे आसान है, पर इसमें कोई नयापन नहीं आता। और दूसरा तरीका है सजात पुष्पी परागण, जिसमें परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाता है। स्रोत में इसे मजेदार तरीके से समझाया गया है कि ये काम तो परागण जैसा है क्योंकि कोई कीड़ा या हवा मदद करती है। हाँ। पर आनुवांशिक रूप से ये स्वपरागण ही है क्योंकि पौधा तो एक ही है। आपने एकदम सही पकड़ा। लेकिन असली जेनेटिक मिक्सिंग होती है परनिषेचन या जीनोगैमी में, जब परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचता है। इससे विविधता आती है और प्रजाति मजबूत बनती है। और इस यात्रा को पूरा करवाने के लिए पौधे एजेंट हायर करते हैं ना, जैसे हवा, पानी या कीड़े मकोड़े। हाँ, तो फूल भी मार्केटिंग के एक्सपर्ट होते हैं। जो हवा से परागण करते हैं वे सिंपल और हल्के परागकण बनाते हैं, नो फ्रिल्स एयरलाइन की तरह, जैसे मक्का। अच्छा। और जो कीड़ों को बुलाते हैं वे रंग, खुशबू और मकरंद यानी नेक्टर का पूरा लग्जरी पैकेज ऑफर करते हैं। स्रोत में युक्का पौधे और एक शलभ यानी मौत के बीच के रिश्ते का जिक्र है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक पौधा और एक कीड़ा दोनों ने एक दूसरे के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अगर एक भी मुकर गया तो दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। प्रकृति में ऐसा तालमेल देखकर सच में हैरानी होती है। ये सहजीवन का एक अद्भुत उदाहरण है। मौत अपने अंडे पौधे के अंडाशय में देती है और बदले में फूल का परागण कर देती है। जब बीज बनते हैं तो मौत का लार्वा कुछ बीजों को खा लेता है। दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा परागकण हवा या किसी मधुमक्खी की मदद से सही फूल के वर्तिकाग्र पर लैंड कर गया। अब क्या होगा? क्या कोई भी परागकण अंदर जा सकता है? नहीं, यहाँ एक क्वालिटी चेक होता है। इसे पराग श्री केसर संकर्षण कहते हैं। अच्छा। वर्तिकाग्र एक तरह का रासायनिक संवाद करता है, ये पहचानने के लिए कि परागकण सही प्रजाति का है या नहीं। मतलब एक सीक्रेट हैंडशेक या पासवर्ड की तरह? हाँ, कह सकते हैं। और अगर पासवर्ड मैच हो गया तो वर्तिकाग्र उसे स्वीकार कर लेता है और परागकण से एक पतली ट्यूब निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। ये पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ अपना सफर शुरू करती है और बीजांड के अंदर जो 2 सहेली कोशिकाएं थीं वे इस ट्यूब को रास्ता दिखाती हैं, एक गाइड की तरह। अब लगता है कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। जी हाँ, पराग नलिका भ्रूणकोश में 2 नर युग्मक छोड़ती है और यहीं पर फूल वाले पौधों की सबसे अनूठी घटना होती है जिसे हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन? जी,
ये सिर्फ इन्हीं पौधों की खासियत है। मतलब 2 बार? ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए कि पराग नलिका 2 संदेशवाहक यानी नर युग्मक भेजती है। पहला संदेशवाहक सीधे रानी यानी अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण मतलब बेबी प्लांट की नींव रखता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। ओके, और दूसरा संदेशवाहक? दूसरा संदेशवाहक ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो सीधे रसोई यानी केंद्रीय कोशिका में जाकर वहां मौजूद 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलता है और पौधे का लंच बॉक्स हाँ, यानी भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनाना शुरू कर देता है। एक जीवन बना रहा है, दूसरा उसके खाने का इंतजाम कर रहा है। इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। मतलब भ्रूण के पैदा होने से पहले ही उसके खाने का इंतजाम हो जाता है। स्रोत में नारियल का उदाहरण दिया गया है, जो मुझे हमेशा से हैरान करता रहा है। हाँ, नारियल भ्रूणपोष को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। नारियल का जो पानी है वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। मुक्त केंद्रकीय मतलब जिसमें हजारों केंद्रक बस तैरते रहते हैं, कोशिकाएं नहीं बनी होती। और जो सफेद गूदा या मलाई होती है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है, जहां कोशिकाएं बन चुकी होती हैं। अच्छा, पर दोनों का काम एक ही है, नारियल के भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, तो भ्रूणपोष यानी लंच बॉक्स तैयार है। अब युग्मनज यानी जो पहली कोशिका बनी थी उसका क्या होता है? वो बेबी प्लांट कैसे बनता है? वो युग्मनज कई चरणों में बंटकर भ्रूण बनाता है। पहले वो एक गोलाकार संरचना बनता है, फिर दिल के आकार का, और आखिर में एक परिपक्व भ्रूण तैयार होता है, जिसमें भविष्य के तने, जड़ और पत्तियों के हिस्से पहले से मौजूद होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है। मतलब हम जो फल खाते हैं वो असल में पौधे का परिपक्व अंडाशय है। बिल्कुल। और अंडाशय की दीवार फल का छिलका यानी फल भित्ति बन जाती है। यहाँ एक और मजेदार बात बताई गई है, असली फल और नकली फल के बारे में। ये क्या है? हाँ, जो फल सिर्फ अंडाशय से बनते हैं वे असली फल या यथार्थ फल कहलाते हैं, जैसे आम। लेकिन कुछ पौधों में फल बनाने में अंडाशय के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से जैसे पुष्पासन भी मदद करते हैं। इन्हें आभासी या नकली फल कहते हैं। सेब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सेब? हाँ, हम सेब का जो गूदेदार हिस्सा खाते हैं वो असल में फूला हुआ पुष्पासन है, अंडाशय नहीं। प्रकृति सच में हर कदम पर हैरान करती है। पर क्या हमेशा इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है? क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है? प्रकृति में हमेशा विकल्प होते हैं। कुछ पौधे जैसे घास परिवार के सदस्य असंगजनन या एपोमिक्सिस नाम की प्रक्रिया अपनाते हैं। एपोमिक्सिस? जी, इसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं। यह एक तरह का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। ये तो एक तरह से क्लोनिंग हो गई। मतलब जो बीज बनेगा वो आनुवांशिक रूप से अपनी माँ की हूबहू कॉपी होगा। हाँ, ये एक क्लोन बनाने जैसा है। इसका फायदा ये है कि अगर किसी पौधे में बहुत अच्छे गुण हैं, तो उन्हें बिना किसी बदलाव के अगली पीढ़ी में भेजा जा सकता है। अच्छा। एक और अनोखी घटना है बहुभ्रूणता, यानी एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूण का होना। जैसे संतरे या आम की कुछ किस्मों में जब हम बीज को दबाते हैं तो कई छोटे छोटे भ्रूण निकलते हैं। तो संक्षेप में देखें तो फूल वाले पौधों में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का ये चक्र एक शानदार कहानी है, जिसमें पहले तैयारी होती है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन का अनोखा क्लाइमेक्स आता है और अंत में बीज और फल बनते हैं। यह एक जटिल लेकिन खूबसूरत प्रक्रिया है। ये ना सिर्फ एक प्रजाति को जिंदा रखती है, बल्कि परपरागण और जेनेटिक मिक्सिंग के जरिए विविधता भी लाती है, जो बदलते पर्यावरण में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये उन पौधों के जीवन चक्र की नींव है जो हमें भोजन और ऑक्सीजन देते हैं। आज की इस चर्चा से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। असंग जनन एपोमिक्सिस को देखते हुए, जहां पौधे बिना इस सब झंझट के सीधे बीज बनाकर खुद को क्लोन कर सकते हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि वो कौन से विकासवादी दबाव होंगे जो एक पौधे को लैंगिक जनन की इस मुश्किल, ऊर्जा खर्च करने वाली और कभी-कभी अनिश्चित प्रक्रिया को छोड़कर शॉर्टकट लेने पर मजबूर करते हैं। शायद स्थिरता और अनुकूलन के बीच का ये द्वंद्व ही प्रकृति का सबसे बड़ा संतुलनकारी काम है।